नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की अध्याय 1 इतिहास का फ्रांसीसी समाज। तो फ्रांसीसी समाज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी समाज, फ्रांसीसी क्रांति जो अध्याय है हमारे, तो फ्रांसीसी क्रांति के 6 भाग किए गए हैं इस अध्याय में। तो 6 भागों में हम लोग इन 6 भागों में एक एक करके सारे घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति कैसे हुई थी। तो सबसे पहले जो है फ्रांसीसी समाज के बारे में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटों में बटा हुआ था, फ्रांसीसी समाज के लोगों की जीविका क्या थी, किन लोगों का स्वामित्व और भागीदारी था, कि कौन ज़्यादा समृद्ध थे। ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्रांति कैसे उग्र हुआ और किन किन लोगों ने इनका नेतृत्व किया, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर तीसरे भाग में हम राजतंत्र का जो है, राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र का जो उदय हुआ उसके बारे में समझेंगे। और जो चौथा भाग है उसमें महिलाओं की क्रांति के बारे में जानेंगे। और पांचवा में दास प्रथा का उन्मूलन और छठा में क्रांति और रोजाना की जिंदगी कैसे होती थी, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये फ्रांसीसी जो समाज है वह एक छोटी सी घटना से शुरू होती है, और वो घटना शुरू होती है फ्रांस। जैसे कि आप सभी जानते हैं फ्रांस जो है वह यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप। और फ्रांस का जो राजधानी है वो पेरिस है। क्या है मित्रों? पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस। तो ये घटना कुछ पेरिस से ही शुरू होती है। पेरिस जो नगर होता है, पेरिस नगर में 14 जुलाई 1790 को 14 जुलाई 1790 को पेरिस में आतंक का माहौल होता है। यानी यहाँ पे माहौल आतंक का छाया हुआ था। अब इस बीच क्या हुआ था ये समझने के प्रयास करिए। पेरिस नगर में 14 जुलाई 1790 को चारों ओर आतंक का माहौल था। इसमें पूरी चारों ओर भगदड़ मची हुई थी। कोई किसी को मार रहे थे, कोई किसी चीज़ को लूट रहे थे, कोई किसी किले को ध्वस्त कर रहे थे। और इन्हीं में से हम एक प्रमुख चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वो है बास्तिल का किला। तो आतंक का माहौल के साथ राजा जो थे, फ्रांस के जो उस समय राजा थे, इन्होंने यानी कि जो सम्राट थे इन्होंने आदेश दिया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप पेरिस नगर में घुस सकते हैं। यानी पेरिस नगर में घुसने, यानी नगरों में घुसने के लिए सम्राट ने आदेश दे दिया। लेकिन इस बीच एक अफवाह फैल गई थी। अफवाह लोगों के बीच क्या फैली थी कि जो सम्राट ने आदेश दिया और जो सैनिक हमारी ओर आ रहे हैं वे हमें मारने आ रहे हैं। यानी राजा ने आदेश दिया है कि सम्राट अपने सैनिकों को गोली चलाने का हुक्म दिया है लोगों पर। तो लोग क्या हो गए? लोग डर गए। इस अफवाह में, ये जो अफवाह फैली हुई थी, इसके कारण लोग डर गए। लोगों में भय का आशंका छा गया था। और इस कारण से लगभग पेरिस के निकट जो टाउन्स हॉल है, टाउन्स हॉल में लगभग 7,000 मर्द और औरत जमा हो गए। टाउन्स हॉल में 7,000 मर्द और औरत जमा हुए। और इसमें 7,000 मर्द औरत जमा होने के बाद इन्होंने आपस में जन संगठन बनाया और बोला कि हमें कुछ न कुछ करना होगा। अगर हम ऐसे बैठे रहें तो राजा हमें मार देंगे। तो इसलिए इन लोगों ने धीरे धीरे
शहर के जो पूर्वी भाग है, शहर के जो पूर्वी भाग है, पेरिस की पूर्वी भाग की ओर बढ़ने लगी। और बास्तिल का जो किला है, बास्तिल का जो किला है, बास्तिल का किला, इसे ध्वस्त कर दिया। बास्तिल के किले में जो कैदी थे, ऐसे तो 7 कैदी थे, उन 7 कैदियों को रिहा कर दिया और इनके जो कमांडर थे, बास्तिल के किले के जो कमांडर थे, उन्हें मार डाला और इस तरह से उन 7 कैदियों को रिहा कर लिया। और अंत में लोगों को राजा के निरंकुश शासक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो वो गुस्सा निकालने के लिए बास्तिल के किले को ढहा दिया। ढहा दिया का मतलब हुआ उसको गिरा दिया गया, उसको ध्वस्त कर दिया गया। इस तरह से लोगों ने बास्तिल के किले को ढहा दिया और उसके बाद धीरे। तो मित्रों, इसके जो पहला भाग है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसका भाग 1 हम पढ़ने वाले हैं। किस भाग में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी घटनाएं, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो 18वीं सदी का मतलब होता है क्या, देखिए 1700 से लेके 1799 की हम बात करेंगे। 1700 से लेके 1799 के बीच का जो समय रहेगा वो 18वीं सदी होगा। तो यहाँ पे जैसे दिया गया 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, तो उत्तरार्ध का मतलब होता है कि अंतिम वाला जो समय होता है, अंतिम उत्तरार्ध। जब भी उत्तर की बात किया जाए तो देखिएगा अंतिम वाला समय, जैसे वैदिक काल में आप ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो उत्तर वैदिक काल मतलब जब वैदिक काल जब समाप्ति पर होती है। तो यहाँ पे जो उत्तरार्ध है इसका है लगभग 1775 के आसपास से 1799 1800 के बीच का समय होगा। तो इस बीच ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और इसमें फ्रांसीसी समाज किस तरह का था इस समय में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, वो सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के जो सम्राट थे। फ्रांस के जो सम्राट इस समय बने थे 1774 में बुर्बो राजवंश के लुई 16वां को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो फ्रांस का सम्राट बना। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है। लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो देखा कि राजकोष जो था, राजकोष खाली पाया गया, राजकोष खाली था। अब खाली होने के पीछे क्या कारण था ये हम आगे बात करेंगे। और जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र 20 वर्ष की थी। आप समझ सकते हैं ये बहुत कम उम्र में राजा बने थे। और इनका जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था, मैरी एंटोइनेट से हुआ था। तो ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट, इनके साथ इनका विवाह होने के उपरांत जब ये गद्दी पर बैठा, जैसे अभी पहले बताएं कि इनकी जो राजकोष था, मतलब इनका जो राजकोष था वो पूरी तरह से खाली था। खाली होने के पीछे का कारण एक तो पहले से कर्ज था 2 अरब लिब्रे का, 2 अरब लिब्रे। फ्रांस की जो मुद्रा होती, मतलब इस समय जो फ्रांस की मुद्रा थी वो लिब्रे थी, लेकिन बाद में इसकी समाप्ति हो जाती है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो उस समय 2 अरब लिब्रे का कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ था। और इसके साथ साथ इन्होंने अमेरिका की मदद की थी, क्योंकि अमेरिका उस समय ब्रिटेन का जो था ना वो उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब ब्रिटेन का गुलाम था। तो अमेरिका की जब इन्होंने मदद की तो 13 उपनिवेशों को छुड़ाया, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को इन्होंने आज़ाद करवाया। और इस कारण से आप जानते हैं किसी भी जगह पे युद्ध हो या किसी औपनिवेशिक जगहों को अगर उसको आज़ाद कराना हो उस लोगों से, उस एक तरह से बोल सकते हैं उन देशों से, तो आपको उसके लिए कई तरह के खर्चे पड़ते हैं। जैसे आपको सेना की रखरखाव के खर्चे पड़ते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस बीच में जब इन्होंने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराया तो 10 अरब लिब्रे, कितने मित्रों, 10 अरब लिब्रे का कर्ज और ज़्यादा चढ़ गया। तो 10 अरब लिब्रे और पहले से 2 अरब, यानी टोटल हो गया 10 और 2 12 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ गया था। अब फ्रांस में जब कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके कारण से क्या हुआ, अब सम्राट इस कर्ज को कम करने के लिए कुछ सोच रहे थे। तो जो जिनसे ये कर्ज लिए थे वो कर्ज जो दाता है, यानी जो कर्ज देता है उसे कर्जदाता बोलते हैं। तो कर्जदाता ने सम्राट से मांग करने लगा, ब्याज का जो दर है वो 10% के दर पे उस समय जो था उसकी मांग करने लगा और बोला हम आपको अब अधिक पैसा देंगे तो हम ब्याज भी लेंगे।
और ज़्यादा मतलब ब्याज की दर भी बढ़ती जा रही थी, ऊपर से कर्ज भी था, चुकाना भी था। तो इस समय राजा को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इस कारण से इन्होंने बाध्य होके जो कर था, जो जनता से कर टैक्स जो वसूली जाती है, टैक्स का कर देखिए किसी भी देश को चलाने के लिए टैक्स सबसे बड़ा अगर देखा जाए कि जैसे एक छोटा सा घर को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कई तरह के खर्चे होते हैं, ठीक उसी तरह एक देश को चलाने के लिए बहुत तरह के खर्चे होते हैं। जैसे सेना का रख रखाव होता है, बहुत तरह के अधिकारियों की नियुक्ति करना होता है, उन्हें वेतन देना होता है, भत्ता देना होता है, कई तरह की सार्वजनिक कार्य करना होता है, लोगों के हितों से जुड़े कई तरह की योजना नीतियाँ बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसों के खर्चे होते हैं। तो सम्राट के पास और कोई रास्ता नहीं था, इस कारण से जो कर था वहाँ पे कर की जो दर है उसमें वृद्धि कर दी, कर की दर में वृद्धि कर दीजिए। आप सोचिए अगर आप किसी को 10 रुपये दें, मान लीजिए कि आज हमारे देश में सरकार टैक्स लेते हैं, तो टैक्स अगर देखा जाए तो करोड़पति लाखपति लोग देते हैं, छोटे गरीब लोगों के लिए टैक्स देखा जाए तो ना के बराबर है। तो जो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा धन होते हैं उन्हें टैक्स देना उतना मुश्किल नहीं होता जितना एक गरीब व्यक्ति को होता है। तो अगर कर की दर बढ़ेगी तो कर की दर बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे होगा? गरीब लोगों को होगा। अब गरीब लोगों को होगा तो गरीब लोगों को होगा तो इन्हें कई तरह की समस्या होगी। तो जब टैक्स राजा ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा कर बढ़ा दिया, तो गरीबों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ। क्यों हुआ? ये अभी फ्रांसीसी समाज के जो वर्गीकरण है उससे आप समझ पाएंगे कि फ्रांस में समाज किस तरह से बटा हुआ था। ठीक है, तो आप एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। 1774 में जैसे लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा, उसके बाद उनकी उम्र उस समय 20 वर्ष की थी। उनकी विवाह मेरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से होती है, और उस विवाह के बाद जब वो गद्दी पे बैठा तो देखा पूरा राजकोष खाली था, और इस राजकोष खाली होने के पीछे कारण था कर्ज, और अमेरिका की मदद किया था, ऊपर से 10 अरब लिब्रे और कर्ज चढ़ गया। इस बीच मतलब राजा को कुछ सूझ नहीं रहा था, इस कारण से उन्होंने सोचा टैक्स बढ़ा देते हैं, तो टैक्स बढ़ाने से क्या होगा, हम कर्ज की भरपाई कर देंगे। तो राजा ने यहाँ पे बहुत बड़ी, एक तरह से देखा जाए तो मूर्खतापूर्ण पूर्वक निर्णय लिया। मतलब उन्होंने बिना सोचे समझे कि जनता पर क्या बीतेगी, जनता का हित है या नहीं, जनता दे पाएगी कि नहीं, ये बिना सोचे समझे लिया जाता था। तो राजतंत्र में देखिए, कोई आपको बोलेंगे कि राजतंत्र बहुत अच्छा है, कोई बोलेंगे राजतंत्र बहुत खराब है। तो राजतंत्र अच्छा या खराब तब होगा जब राजा अच्छा या खराब होगा। अगर देखिए कोई भी राजा अच्छा होता है राजतंत्र में, और वो जनता के बारे में सोचता है, तो वो देश बहुत अच्छा है, और राजतंत्र होकर भी देश अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी देश में लोकतंत्र है, वहाँ की सरकार ध्यान नहीं देती, वहाँ की जनता भी ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, तो फिर वो देश निष्क्रिय हो जाएगा। उन देशों में लोकतंत्र का जो महत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो राजतंत्र या लोकतंत्र निर्भर करता है वहाँ की जनता और वहाँ के शासक पर। लेकिन राजतंत्र में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च मतलब जितना भी बड़ा पावर होता है, या एक तरह से बोले तो सारी शक्तियाँ राजा के हाथों में ही होती है। राजा जैसे बोलते हैं वैसे होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राजा जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे हो रहा था। तो कर्ज का बोझ चढ़ गया, इस कारण से राजा को कोई सूझ नहीं रहा था। तो राजा ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ा दिया, इसके कारण से कई तरह की दिक्कतें आने लगी। तो इस टैक्स में गरीब लोगों को ही सबसे ज़्यादा दिक्कत क्यों हुई, अब इसको समझना है। तो देखिए फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे हमारे देश में आप देखते हैं कि हमारे देश में प्राचीन समय में जब आप पढ़ते हैं तो 4 वर्ग होते हैं हमारे यहाँ, जाति 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी तरह फ्रांसीसी समाज यहाँ पे 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक प्रथम स्टेट था, स्टेट, इसको स्टेट बोलते हैं। दूसरा द्वितीय स्टेट था, द्वितीय स्टेट हो गया। तीसरा जो था वो आपका तृतीय स्टेट। अब कौन कौन से लोग इसमें आते थे ये जानना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में अगर आप देखें प्राचीन समय में, मध्यकालीन समय में अगर आप देखें तो प्राचीन और मध्यकालीन समय में हमारे देश में राजाओं का शासन था। हमारा देश भी एक समय राजतंत्र हुआ करता था, आज लोकतंत्र है। तो उस समय अगर आप देखें तो कहीं पे अच्छे राजा होते थे तो शासन भी बहुत अच्छा होता था, लोग बहुत ज़्यादा मतलब राजा से लगाव भी रखते थे। जहाँ राजा निरंकुश होता था, दमनकारी होता था, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनसे छुटकारा चलाने के लिए कई बार कहीं विद्रोह भी हो जाता था। तो फ्रांस में अगर आप देखें तो समाज 3 स्टेटों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में जो आता था वो पादरी वर्ग आता था। पादरी जैसे हम लोग के यहाँ पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। जैसे ब्राह्मणों का उस समय विशेष काम था पूजा पाठ करना और शिक्षा देना, ठीक उसी तरह यहाँ पे पादरियों का महत्व है। इनका काम है चर्च, जैसे हमारे मंदिर होते हैं, धार्मिक स्थान जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं हिंदू धर्म में, तो मुस्लिमों का मस्जिद होता है, उसी तरह चर्च अगर आप देखें तो ईसाई लोगों का होता है।
तो यहाँ पे पादरी वर्ग का जो काम था प्रमुख रूप से अगर आप देखें तो पादरी वर्ग का चर्च की देखभाल करना, चर्च से जुड़ी जो धार्मिक कर होता था, जो धार्मिक कर लिया जाता था, धार्मिक कर की वसूली करना, ये सब काम होता था पादरी वर्ग का। और शिक्षा देना, चर्च की देखभाल करना, ये सारे काम द्वितीय स्टेट में जो होते थे वो कुलीन वर्ग आते थे। कौन से वर्ग आते थे? कुलीन वर्ग। और ये जो कुलीन वर्ग होते थे ये सामंती लोग होते थे, या बोल सकते हैं ये लोग बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े जागीरदार होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि, धन संपत्ति, समृद्ध। सीधा सीधी बोले तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग समृद्ध भी होते थे, शिक्षित भी होते थे, धन के मामले में भी, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पूरी तरह से ये लोग पावरफुल होते थे। इनका स्टेटस समाज में बहुत ऊंचा होता था, प्रथम और द्वितीय स्टेट का। ये दोनों वर्गों का मतलब देखा जाए समाज में, मतलब इनका महत्व बहुत ज़्यादा था। और तृतीय स्टेट में 3 कैटेगरी के लोग थे। एक अमीर में आते थे, जो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे धन चीज़ों के मामले में। जैसे आप बड़े किसान की बात कर लीजिए, बड़े बड़े जो किसान होते हैं, बड़े किसान, व्यवसायी हो गया, व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन हो गया, व्यवसायी, व्यापारी हो गया, बड़े बड़े व्यापारी। मध्यम वर्ग में ऐसे लोग आते थे जैसे वकील हो गया, कारीगर हो गया, ठीक है। और भी जो मतलब पढ़े लिखे थे, जो इन लोगों की तुलना में थोड़ा कम पैसे वाले होते थे, उन्हें मध्यम वर्ग में रखा जाता था। और जो तीसरा निचला जो स्तर आता था उसमें गरीब लोग आते थे। गरीब में जैसे आपका किसान हो गया, छोटे एकदम भूमिहीन किसान या छोटे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है या बहुत कम ज़मीन है, मजदूर हो गया जो कारखानों में कार्य करके खाते हैं, या रोजी रोटी जिनका एक दिन भी रुक जाए तो उनका जीवन बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाता है, ऐसे लोग इसमें शामिल थे। मजदूर हो गया, भूमिहीन किसान हो गया, लोहार हो गया, बुनकर हो गया, बढ़ई हो गया, ऐसे छोटे मोटे जितने भी लोग थे वो गरीब कैटेगरी में आते थे। मध्यम वर्ग में वकील, शिक्षक, कारीगर, ये सब लोग आते थे। और अमीर में बड़े बड़े किसान, व्यवसायी, ठीक है, और व्यापारी लोग आते थे। इस तरह से फ्रांसीसी समाज जो था आप देख सकते हैं 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब ये जो बटा हुआ था, इसके साथ साथ और एक बात क्या है कि इन तीनों में जो टैक्स देने वाला है, जो दे सकता है, जो लायक है, आप देख के बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर ये दोनों समृद्ध है तो इन्हें देना चाहिए। लेकिन नहीं, समाज में इन दोनों को टैक्स नहीं देना। आगे बताएंगे, इन दोनों को विशेष अधिकार मिला था। समाज में इन दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और तृतीय स्टेट में जितने भी लोग होते थे देना पड़ता था। तो इन तीनों में आप देखिए, ये लोग टैक्स अगर दे भी देते हैं तो इन्हें ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इन्हें लगभग उतना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखें तो इन लोगों को पड़ेगा। अगर इन लोगों से टैक्स की वसूली की जाती है तो बहुत भारी दिक्कत होता है। और फ्रांस में ऐसे ही हुआ। फ्रांस में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर देखा जाए तो गरीब लोगों पर पड़ा, क्योंकि गरीब लोग रोजी रोटी रोज़ कमाते हैं और खाते हैं। और अगर उनसे वही चीज़ मांग लिया जाए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये कमाता है और वो अगर कोई, मान लीजिए एक उदाहरण देते हैं नॉर्मल, जैसे कोई 100 रुपये कमा रहा है और वो अगर उससे टैक्स के रूप में 5-10 रुपये मांगे तो वो किसी तरह दे सकता है। लेकिन अगर बोला जाए सरकार की ओर से कि आप 100 कमा रहे हैं, अब 50 रुपये हमको टैक्स दे दीजिए, तो ऐसे में बहुत तरह की इन्हें दिक्कतें होंगी, बहुत तरह की समस्या हो सकता है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा ना सके, हो सकता है वो अपनी रोज़मर्रा के जीवन में अगर किसी दिन कोई चीज़ या बोल सकते हैं कोई घर में बीमार पड़ गया तो दवाई नहीं ला सकता है, या और भी कई चीज़ें हैं जो नहीं पूरा कर सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी समाज में सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ रहा था? तो गरीब लोगों पर। मतलब एक तरफ से सीधा-सीधी बोले तो पूरी दुनिया में आप देखें तो गरीबों के साथ हमेशा से अन्याय होते आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा था। अब बात करें पादरी वर्ग का, तो पादरी वर्ग को धार्मिक कर के रूप में बहुत तरह की चीज़ों के लिए मतलब काम दिया गया था, धार्मिक कर वसूली करने का। और इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो जनसंख्या थी फ्रांस में, जो 100% जनसंख्या थी, अगर हम बात करें 1715 के आसपास, तो 2.3 करोड़ थी, ठीक है। तो मान लीजिए 100% जो जनसंख्या है, तो 100% में 90% जनसंख्या केवल किसान लोग थे। किसान, छोटे श्रमिक, मजदूर, ये सब लोग आते थे। और 10% में आपका अगर आप देखें तो 10% में पादरी और कुली, यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग आते थे। इस तरह से समाज में अगर आप जनसंख्या देखें तो सबसे ज़्यादा तृतीय स्टेट के लोगों के ही थे। तो तृतीय स्टेट के जो लोगों की जनसंख्या थी इतनी ज़्यादा, इसमें एक भिन्नता क्या दिखाई दे रहा है? ये लोग जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन,
धन के मामले में, पैसों के मामले में, ज़मीन जायदाद के मामले में बहुत कम है। आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, लगभग 40% भूमि पर 90% किसानों का भागीदारी था। मतलब 90% जो किसान थे उनके पास 40% ज़मीन था, जबकि 10% पादरी और कुलीन वर्गों का या अमीर लोगों का 60% ज़मीन पर कब्जा था, या बोल सकते हैं स्वामित्व था या उनका अधीन था। तो अगर आप देखें तो समाज में बहुत ज़्यादा भिन्नता दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे समाज में हर वर्ग का आदमी एक जैसा नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर है, कोई बहुत ज़्यादा समृद्ध है, कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, जबकि दूसरी ओर देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है जिसके पास खाने के लिए 3 वक्त का भोजन नहीं है, ठीक है, और उन्हें भारी टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो समाज में देखा जाए तो भिन्नता बहुत ज़्यादा थी। अब आगे क्या हुआ इसको समझना है, देखिए इसे मिटा देते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसका हल करेंगे। अब समाज में जो था, फ्रांसीसी समाज में कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिया था, और वे लोग थे कुलीन और पादरी, कुलीन और पादरी वर्ग। जैसे हमारे प्राचीन और मध्य इतिहास में जब आप पढ़ते हैं प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ पे भी जो उच्च वर्ग की जाति थी, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, इन लोगों को बहुत विशेष अधिकार मिला था। इन्हें कई तरह के ऐसे अधिकार मिले थे जो दूसरे निम्न जातियों को नहीं मिले थे, और बहुत तरह के चीज़ों में निम्न जातियों की पाबंदी लगा दी थी। तो उसी तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही समाज था। कुलीन और पादरी वर्ग जो थे इन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। विशेष अधिकार होता क्या समझ लीजिए। विशेष अधिकार मतलब जब मान लीजिए कोई जगह है, वहाँ पे 10 जन है, या आप लोग 10 विद्यार्थी हैं मान लीजिए, और 10 विद्यार्थी में किसी एक विद्यार्थी को हम बहुत स्पेशल, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, बहुत ज़्यादा उसका डाउट सॉल्व कर दें, ठीक है, और बाकी बच्चों को इग्नोर कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, हम उसको कुछ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे उसे कुछ विशेष दिए, कुछ पर्सनल चीज़ हम देख रहे हैं, कुछ स्पेशल उसको बता रहे हैं, मान के चलिए कि हम मेरे लिए वो स्पेशल, तो वो हो गया विशेष। और हम उसको कुछ अधिकार दिए कि हम बोले देखो 10 में से तुम एक ही बच्चा जिसको हम स्पेशल माने उसी को बोलेंगे, तुम केवल पूछना, बाकी हम किसी को नहीं बताएं। तो ऐसे में हम क्या किए, वहाँ पे भेदभाव कर दिए, और एक ही बच्चे के साथ, मतलब एक ही बच्चे के साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, बाकी के साथ नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से उन्हें जो हम अधिकार दिए कि कुछ पूछने का, बाकियों को नहीं दी, इस तरह से क्या हुआ, उसे भी एक तरह का विशेष अधिकार मिला है। ठीक उसी तरह समाज में भी विशेष अधिकार इन लोगों को दिया जाता है। विशेष अधिकार का मतलब जब विशेष अधिकार, विशेष मतलब क्या, स्पेशल, और अधिकार तो आप समझ ही रहे। तो कुलीन और पादरी वर्गों में विशेष अधिकार था, मतलब एक ऐसा अधिकार जो दूसरे वर्गों को नहीं था। तो विशेष अधिकार में सबसे बड़ा जो इन्हें मिला था वो करों में छूट, करों में छूट। जैसे राजा जो टैक्स लेता था, राजा के पास जो 100% टैक्स आता था, इन 100% टैक्स में कर मतलब कुलीन और पादरी वर्ग 0% लेता था, मतलब 1% भी टैक्स नहीं देते थे। तो देते कौन थे, तो तृतीय स्टेट के लोग देते थे। तो आप देख सकते हैं ये लोग ज़्यादा समाज में समृद्ध शिक्षित हैं, फिर भी ये लोग टैक्स नहीं दे रहे, और टैक्स उनसे लिया जा रहा है जिसके पास खाने का 3 वक्त का भोजन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से समाज बना हुआ था। और इन समाजों को अगर कहीं भी ऐसी होती है तो ये समाज ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, जब तक जनता सोए तब तक। जनता जिस दिन जाग गई, जनता जिस दिन विद्रोह करने लगी, तो सबको घुटना टेकना पड़ता है। और जब जब इतिहास में ऐसी घटना हुई है उसका परिणाम ऐसा ही देखने को मिला है। तो आप भी इसके अंतिम इस चैप्टर को जब आप पूरा बताया जाएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और इसके साथ साथ आप जान पाएंगे कि फ्रांस में किस तरह से इन लोगों का हाल हुआ है, किस तरह से इन लोगों का बाद में ये लोग कैसे भागते हैं, इन्हें कैसे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ये सब भी बताएंगे, ठीक है। तो आगे समझते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए इन्हें करों में कर जो था, टैक्स था, उसमें छूट दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ों में विशेष अधिकार मिला था। जैसे कि राजा बनना, राजा बनने के लिए दूसरा वर्ग का नहीं बनता था, द्वितीय स्टेट का। जैसे कोई पादरी, मतलब कोई चर्च में कोई टैक्स वसूली करना है तो उसके लिए पादरी वर्ग को दिया गया था। तो अगर हम बात करें विशेष अधिकारों का, करों में छूट के साथ साथ इन्हें करों की अदायगी, जो टैक्स आता था उसकी वसूली करने का काम भी दिया गया था। कर वसूली दोनों, कुलीन और पादरी दोनों, लेकिन उनका अलग अलग क्षेत्र होता था, अलग अलग विषय होता था। कर वसूली के साथ साथ जैसे शासन करना भी इन्हीं के हाथों में था, ये भी विशेष अधिकार इन्हीं के पास था। और ये अधिकार इन्हें जन्म से ही मिल जाता था, जन्म से ही दिया जाता था। मान लीजिए कोई राजा बना, और वो राजा योग्य है, मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर उसका बेटा अयोग्य निकल गया, मतलब योग्य नहीं है, जो काबिल नहीं है, जिसको काबिल नहीं बोल सकते, जैसे कोई बच्चा लायक नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे कोई बच्चा लायक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग उस बच्चे को नालायक बोलते हैं। उसी तरह जब कोई राजा का बेटा अयोग्य हो जाता है तो अगर वो शासन करने लगेगा तो पूरा साम्राज्य का क्या होगा, तहस-नहस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये जन्म से मिला होता है। मैं एक कोई राजा अगर मर गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, दूसरा कोई बन ही नहीं सकता है। ऐसा नियम समाज में फैला दिया गया। तो इससे क्या हुआ, इससे धीरे-धीरे जो तीर्थ स्टेट के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो निम्न वर्ग के थे, जो गरीब तबके थे, जो मध्यम वर्ग के थे, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था अपने शासक के प्रति, अपने राजा के प्रति। तो धीरे-धीरे ये चीज़ धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और कुलीन और पादरी वर्ग में जो टैक्स की वसूली का काम दिया था, ये भी जान लीजिए। पादरी वर्ग में जैसे एक कर था टाइथ, ठीक है, टाइथ कर था। ये एक धार्मिक कर था। ये किस प्रकार का था कर? धार्मिक, मतलब कोई भी अगर चर्च जाता था तो उससे कुछ टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसकी अदायगी पादरी वर्ग करता था। और उसी तरह कुलीन वर्गों को भी बहुत सारे जैसे सामंती व्यवस्था इनके हाथों में थी। इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होता था। जैसे टैक्स वसूली करना, जो जैसे आपका जाके हो गया जो अनाज उत्पादन होता था, अनाज पर या भूमि पर जितने भी तरह के टैक्स लगते थे तो उसकी वसूली कुलीन वर्ग लोग करते थे। और एक होता था टाइल। एक टाइल कर था, टाइल जो प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर मतलब ये डायरेक्ट देना पड़ता था। ये प्रत्यक्ष कर था, प्रत्यक्ष कर होता था और इसे देना पड़ता था। और अप्रत्यक्ष कर में अगर आप देखिए प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट होता है, जो सीधी ली जाए। अप्रत्यक्ष का मतलब जो सीधी नहीं, वो थोड़ा उसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता था। तो अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें रोज उपयोग होने वाली जैसे वस्तु में आप देखें कि नमक, तंबाकू, यही सब वस्तु, ठीक है, यही सब वस्तु के ऊपर टैक्स लगाया गया था। मतलब जितने भी तरह की वस्तु होती थी, खाद्यान्न सामान होते थे, अनाजों का उत्पादन होते थे, कोई चर्च जाते थे उसके लिए धार्मिक कर, मतलब हर तरह के कर बनाए थे। और इस टैक्स को देने वाला तृतीय स्टेट, प्रथम और द्वितीय स्टेट नहीं देते थे। तो आप देख सकते हैं कि समाज को कैसे बनाया गया था। तो जब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ने लगा तो इस कारण से क्या हुआ, लोगों में बहुत तरह की परेशानी, समस्याएं आने लगी। और 1715 में जैसे बताएं कि 2.3 करोड़ की आबादी थी, लेकिन 1789 आते, ठीक है, इसकी आबादी 2.8 करोड़ हो गई। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़ गया, मतलब लगभग 50 लाख आबादी बढ़ गई 1715 से 1790 के बीच। अब इस कारण से जब देखिए किसी भी देश में अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कई तरह की समस्या आती है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में अगर देखें तो हमारा ही देश भारत है, ठीक है। तो जब जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या बढ़ी तो इसके कारण क्या हुआ, जनसंख्या भी बढ़ी थी। और उस समय क्या हुआ था, अनाज बताए थे आगे कि अनाज जो है कड़ाके की ठंड के कारण अनाज जो था नष्ट हो गया था। इस कारण से अनाज के नष्ट होने के कारण पाव रोटी की जो दाम है वो बढ़ने लगी। पाव रोटी की कीमत बहुत हाई हो गई, बहुत ऊंची हो गई। इस कारण से लोगों में धक्का मुक्की होने लगा, ठीक है। अब जिनके पास पैसे होते थे वो आसानी से खरीद लेते थे और जिनके पास पैसे नहीं होते थे वो आसानी से नहीं खरीद पाते थे। तो इस बीच देखा जाए तो जीविका संकट उत्पन्न होने लगा। जीविका संकट क्या होता है समझ लीजिए। तो जीविका संकट का मतलब हुआ कि जब जीवन जीने के लिए जो साधन होता है वो भी समाप्त हो जाए। मतलब जीवन जीने के लिए जो साधन बचा था मेरे लिए वो भी संकट में आ गया। जैसे मान लीजिए कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हवा, पानी और भोजन। तो मान लीजिए कि 3 वक्त का भोजन भी हमें ना मिले तो हम इसे कह सकते हैं कि हम लोग जीविका संकट में आ गए। तो जीवन जीने के लिए जो हमारी संसाधन होती है,
जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वही संकट में आ जाए तो उसको जीविका संकट कहा जाता है। तो इस तरह फ्रांस में भी जीविका संकट आ गई थी। इस तरह से अब समाज में देखा जाए तो धीरे धीरे एक नए वर्ग का उदय हमें दिखाई देता है। यहाँ से एक नए वर्ग का उदय दिखाई देता है। जब देखा समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो समाज में एक नए तबके का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा था, और वो था उभरते मध्य वर्ग। ठीक है, एक नए वर्ग का यहाँ पे उदय दिखाई देता है, जिसको हम लोग मध्यम वर्ग के नाम से जानेंगे। तो मध्यम वर्ग जो था, ये ऐसे लोग होते थे जो शिक्षित थे, समृद्ध भी थे। शिक्षित लोग थे और समृद्ध लोग थे, शिक्षित और समृद्ध, और ये लोग विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। जो विशेष अधिकार कुलीन और पादरी को दिया गया था, उसके ये लोग खिलाफ थे। बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, विशेष अधिकार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो योग्य है वही राजा बने, जो उसके काबिल है, जो वो कर सकता है, उसे राजा बनाया जाए। ये नहीं कि जन्म के अनुसार उसे कुछ विशेष अधिकार मिल गया तो वह राजा बन जाए। तो ये लोग विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ठीक है, और इस कारण से इन्होंने जो कर का बोझ बढ़ गया था, कर का जो बोझ बढ़ गया था, उसको कम करने के लिए कई तरह के चीज़ करने लगे, सोचने लगे। और इसी बीच अगर आप देखें तो देखिए, जब कर बढ़ गया था, अभी अनाज की वस्तु में दाम बढ़ गई थी, टैक्स बढ़ा दिया था, ऊपर से अनाज का दाम आसमान छू रहा था, और रोटी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस बीच जब किसी देश में, याद रखिए, जब किसी देश में कीमत भी बढ़ जाती है, अनाजों का अभाव होने लगता है, तो ऐसे में संकट आती है और महामारी फैलने लगती है। अब देखिए, अगर हम जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन बहुत आवश्यक, अगर भोजन सहित पोषक सहित भोजन अगर सभी लोगों को समय पर ना मिले तो क्या होगा, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगेगा और ऐसे में वो बीमार पड़ेगा। तो जब अनाज की कीमत बढ़ने लगी, जब लोगों को सही तरह से भोजन नहीं मिलने लगा, तो बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य पर, उनका जो स्वास्थ्य है उन पर प्रभाव पड़ा और वो बीमार होने लगे। इस कारण से बीमारी के कारण महामारी फैलने लगी, और महामारी फैलने के कारण बहुत सारे लोगों की इसमें मौतें होने लगी। ठीक है, तो तीसरे स्टेट की स्थिति अगर देखा जाए, इस समय बहुत खराब हो चुकी थी। मतलब पहले से टैक्स बढ़ा हुआ था, अनाज बर्बाद हो गया था, इस कारण से महंगाई बढ़ गई थी। तो चारों तरफ से दिक्कत, जैसे घर में क्राइसिस कई बार आ जाते हैं तो कितने दिक्कत होते हैं। हर चीज़ को हमें, मतलब एक तरह से हर चीज़ों का बलिदान या त्याग करके हमें चलना पड़ता है। जैसे आप, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोविड-19 आप समझ सकते हैं। कोविड-19 में कितने लोगों का रोजगार चला गया। तो यहाँ पे भी कुछ उस तरह की मतलब सोच सकते हैं कोविड-19 से भी खराब स्थिति होगी, क्योंकि आज की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो 18वीं सदी में, इसके बाद 18वीं सदी में जैसे बताएं कि एक नए वर्ग का उदय होता है जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं, और ये चाहते थे कि विशेष अधिकार जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो इसी में एक आपका जाके एक रूस के दार्शनिक थे, एक नहीं दो थे, ठीक है। रूस के जो दार्शनिक थे, एक था जियाजॉफ और एक था जॉन लॉक। ये दोनों जो रूस के दार्शनिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक परिकल्पना की समाज की, कि समाज कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा, चूँकि ये लोग समाज के बहुत ज़्यादा, बोल सकते हैं समाज में जो विशेष अधिकार थे उसके खिलाफ ही थे, तो इन्होंने कहा कि समाज स्वतंत्र, मतलब सबको आज़ादी मिले, सबको समान नियमों के अनुसार चलना पड़े, ऐसा समाज बने। और इन्होंने बोला समान अवसर सबको मिलना चाहिए। तो इन्होंने 3 बातों को ज़्यादा गौर किया कि स्वतंत्रता सबको मिलना चाहिए, आज़ादी से सब जी सके, आज़ादी से हर चीज़ कर सके। तो स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको हम पिंजड़े में बंद कर दें तो आपको कैसे लगेगा, उसी तरह स्वतंत्रता सबके लिए। देखिए, स्वतंत्रता, गरिमा, ये सब चीज़ कोई नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है।
हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक इज्जत वाली ज़िंदगी बिताए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम आज़ादी से जिए, अपने अनुसार कार्य करें। तो स्वतंत्रता और समान नियम, ठीक है, नियम जो है सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी के लिए खास, किसी के लिए नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश में आप देखें तो आर्टिकल नंबर 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार सबको दिया गया, यानी कानून के नज़र में सब बराबर है, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो ये सिद्धांत आप देख सकते हैं हमारे देश में, ये सब जो सिद्धांत आया है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब आप देखिए कहीं ना कहीं किसी देश से जुड़ा हुआ है। तो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत सारे ऐसे सिद्धांत थे जो दूसरे देशों ने अपनाया, और हमारे देशों ने भी कई तरह के सिद्धांतों को अपनाया था, और उन्हीं में से समानता का सिद्धांत भी है। और समान अवसरों के विचार पर अगर आप देखें, बोला कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए बढ़ने का आगे। तो अगर सबको समान अवसर देंगे तब ना वो तरक्की करेगा। अब किसी एक तबके को ही हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे तबके को नहीं आगे जाने दे रहे हैं, तो वो कैसे डेवलप करेगा। तो समाज में अगर सबको, सबका भागीदारी हो, सबको बढ़ाना हो, तो सबको समान अवसर भी देना पड़ेगा। तो ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिए, स्वतंत्रता, समानता बोल सकते हैं, समानता और समान अवसर मिलना चाहिए। इन्होंने परिकल्पना की कि अब ऐसे समाज होगा जहाँ पे स्वतंत्रता भी होगी, समान नियम भी होंगे और समान अवसर भी होंगे। और इसके साथ इन्होंने एक पुस्तक भी बताए थे, जो आपका जो जिया लॉक है, ठीक है, जिया लॉक जो थे, टू टिट्राइज ठीक है, टू टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में खंडन किया कि निरंकुश अधिकारों का, जो निरंकुश अधिकार है, निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो जॉन लॉक थे, जॉन लॉक, इन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा था, द टिट्राइज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने जो निरंकुश अधिकार दिए गए थे उनका खंडन किया। ठीक है, इस तरह से जॉन लॉक जो दार्शनिक थे, इन्होंने अपने पुस्तक में निरंकुश अधिकारों का अच्छे से खंडन करते हुए बताया कि निरंकुश शासक कैसे होते हैं, ये समाज को किस तरह से बर्बाद करते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे देखें तो एक मॉन्टेस्क्यू था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सरकार का जो अंग होगी, जो सरकार का अंग होगी, जैसे आज हमारे देश में सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन्होंने सरकार के 3 अंग बताए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है। मॉन्टेस्क्यू जो थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने सरकार के 3 अंग बताए, सरकार के 3 अंग बताए, क्या क्या, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और
न्यायपालिका। इस तरह से इन्होंने सरकार के 3 अंग बताए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन्होंने कहा कि जो आने वाले समाज है जिसका निर्माण होगा, जो लोकतंत्र बनेंगे, उसमें सरकार के जो हैं 3 अंग होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हमारे देश में भी ये 3 अंग आप देखने को मिलते हैं। जो हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था का संचालन करता है, न्यायपालिका हो गया। जो नियम कानून बनाता है, विधायिका हो गया। जो बनाए गए कानून का पालन करवाता है, वो कार्यपालिका हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में भी ऐसी व्यवस्था है। तो इससे प्रश्न भी आता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है, तो आपको नाम बताना होगा। या पूछ सकते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कौन से सिद्धांत का खंडन किया गया है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जो अमेरिका था, अमेरिका, आप जानते हैं कि अमेरिका का इन्होंने मदद किया था, फ्रांस ने 10 अरब लिब्रे खर्च इन्होंने उठाया था जब इसे ब्रिटेन से आज़ाद कराया। तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ ना, तो इसी मॉडल को अपनाया। ये जो मॉडल दिया गया था, जो मॉडल तैयार हुआ था, इसी मॉडल को अमेरिका ने अपना लिया। ठीक। तो इस तरह से हमारे पूरे जो भाग 1 है वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो इसका संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं। पहले आपको बताएं कि जो पूर्व राजवंश था, लुई 16वां कैसे राजगद्दी पे बैठा, उसका विवाह मैरी एंटोइनेट के साथ होता है। जब वो गद्दी पे बैठता है, पूरा राज्य कोष खाली पाया जाता है। इस कारण से देखता है राजकोष खाली है, तो इस कारण से वो राजकोष की भरपाई जो शानो शौकत थी महल की फिजूल खर्ची, उनको चलाने के लिए ऐसी स्थिति में बाध्य होकर टैक्स बढ़ा देते हैं। और जब टैक्स बढ़ता है तो लोगों को दिक्कत होती है। और उसी समय आप देखते हैं कि पाव रोटी या खाद्यान्न वस्तु पर बहुत ज़्यादा मतलब अनाज नष्ट हो जाने के कारण कीमत बढ़ गई थी, लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी। टैक्स भी देना था, टैक्स बढ़ गया था, तो कई तरह की दिक्कत हो रही थी। और इसी बीच हम लोग देखें कि फ्रांसीसी समाज का जो समय फ्रांसीसी समाज का जो वर्गीकरण था वो 3 वर्गों में था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस तरह से फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट में आपका देखिए कि पादरी वर्ग आता है, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता है और तृतीय स्टेट में आपका ऐसे लोग आते थे जिसमें 3 कैटेगरी थी। एक अमीर था, एक मध्यम में था जो ज़्यादा अमीर भी नहीं था, जो ज़्यादा गरीब भी नहीं था, और एक निम्न में था जो भूमिहीन किसान और मजदूर आते थे। और इनमें आप देखें कि विशेष अधिकार दिया था कुलीन और पादरी को, जबकि जो तृतीय स्टेट के लोग थे इन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह से समाज में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा भिन्नताएं थी। और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग मनमानी करते थे, शासन व्यवस्था सही ढंग से ये लोग संचालन नहीं करते थे, जनता के हित के बारे में नहीं सोचते थे। ये सारी बातें हम देखें। तो फ्रांसीसी समाज में आप ये भी देखें कि धीरे 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 मतलब क्या हुआ, जब कीमत बढ़ने लगा तो बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी। उसके साथ साथ 1715 में आप देखें कि आबादी 2.3 करोड़ थी, फिर बाद में बढ़ गई 2.8 करोड़ हो गई। उसके बाद जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अनाज भी नष्ट हुआ, कड़ाके की ठंड पड़ी, इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, महंगाई बढ़ गई। ठीक है। आगे में हम लोग फिर देखें कि कुछ ऐसे एक नए वर्ग का उदय होता है, उभरते हुए समाज में एक नए वर्ग दिखाई देता है जिसको मध्यम वर्ग कहा गया, जो ज़्यादा अमीर तो नहीं होते थे लेकिन शिक्षित और समृद्ध थे, ऐसे लोग इसमें आते थे। और इन लोगों ने ठान लिया कि समाज में ऐसे लोगों को ख़त्म करेंगे जो विशेष अधिकार रखते हैं, मतलब विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप देखें कि रूस के 2 दार्शनिक आते हैं, एक जॉन लॉक, एक जिया जॉब। ठीक है। वो अपने पुस्तक में इन चीज़ों के बारे में बताते हैं और कुछ सिद्धांत देते हैं, जैसे समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता देते हैं, समान अवसर होना चाहिए समाज में, उसकी परिकल्पना करते हैं। और उसके साथ साथ एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू रहते हैं, और मॉन्टेस्क्यू अपने पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बताते हैं सरकार के जो अंग है वो 3 होने चाहिए, एक जो कानून बनाए, एक जो कानून की रक्षा करे अगर नियम उल्लंघन हो जाए, जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, और कार्यपालिका बनाए गए कानून का पालन करवाए। तो इस तरह से सरकार के 3 अंगों का जो सिद्धांत था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, फिर बाद में अमेरिका ने इसी मॉडल को अपना लिया। इस तरह से जो है
पूरे फ्रांस में जो सामाजिक व्यवस्था था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, वो पूरे हम लोग देखें। अब हम इसके दूसरे भाग के बारे में जानेंगे।